चलिए आइए अब हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में बहुत सम्स आता है वो हम लोग करेंगे, जो कि है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। हर एक बिजनेस में उसका अपना एसेट्स होता है और उसका कुछ लायबिलिटीज़ होता है। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो वो बोलेगा कि आपका जो एसेट्स है और लायबिलिटी है आप उसको वापस से कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि आज के डेट पे आपके बिजनेस का क्या सिचुएशन है, कितना पैसा आपका अपना है, क्या क्या चीज़ आपका अपना है और क्या क्या चीज़ आपको चुकाना है। तो रीवैल्यूएशन कैसे करते हैं, क्या नियम होते हैं, क्या क्या अलग अलग सिचुएशन आएंगे, आइए हम लोग एक एक करके सब पढ़ेंगे। ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर the firm stands reconstituted and consequently the assets are revalued and liabilities are reassessed। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो फर्म को वापस से अपना कैलकुलेशन करना पड़ता है उसके एडमिशन के लिए। इसके लिए फर्म अपना एसेट्स को वापस से रिवैल्यू करता है और लायबिलिटीज़ को रीअसेस करता है, मतलब दोनों का कैलकुलेशन देखता है वापस से ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। जिस तारीख को एडमिशन हो रहा है उस तारीख में क्या स्टैंडिंग्स है वो चेक करने के लिए। It is necessary to show the true position of the firm at the time of admission of a new partner। ये बहुत ज़रूरी है, जिस दिन नया पार्टनर का एडमिशन होता है उस दिन फर्म का क्या पोजीशन है ये बताना बहुत ज़रूरी है। किसको बताना ज़रूरी है? नए पार्टनर को। क्यों? ताकि वो फर्म के सिचुएशन के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। इफ द वैल्यूज ऑफ द एसेट्स आर रेज्ड, गेन विल इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर मान लीजिए एसेट्स का दाम बढ़ जाता है तो ये गेन होगा और इससे आपका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स, उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। सिमिलरली एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स दैट इज लॉस विल डिक्रीज द कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। उसी तरह से अगर मान लीजिए कोई एसेट्स है और उसका वैल्यू घट जाता है तो ये क्या होगा, आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए लॉस होगा और उसका जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा। सिंपल, गेन मीन्स प्लस, दैट इज द रीजन इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर कैपिटल। डिक्रीज इज माइनस, दैट इज द रीजन देयर विल बी माइनस इन द कैपिटल। ओके, क्योंकि आपका लॉस हो रहा है। फॉर दिस पर्पस अ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर। इसीलिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन में क्या रिवैल्यू करेंगे? एसेट्स और लायबिलिटी। This account is credited with all increases in the value of assets and decreases in the value of liabilities। तो revaluation में क्या होगा, जब जब assets का वैल्यू बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा और जब जब liability का वैल्यू घटेगा तो वो भी क्रेडिट होगा। It is debited with decrease on account of value of assets and increase in the value of liabilities। अगर आपका assets का वैल्यू कम हो रहा है तो आप रिवैल्यूएशन में उसको डेबिट करेंगे। अगर आपका लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसको भी आप डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अभी हम लोग थोड़ी देरी बाद आपको इसका फॉर्मेट भी दिखाएंगे और इससे रिलेटेड काफ़ी सारा सम्स भी करेंगे। धैर्य रख के सब कुछ देखिए, सब कुछ समझने का कोशिश कीजिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आसान होगा सम्स को करने में। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज अ गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विच इज ट्रांसफर टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ जो आपका जो बैलेंस आएगा वो या तो एक गेन होगा या तो लॉस होगा। चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, ये आप पार्टनर्स के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दोगे। अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब आप रीवैल्यूएशन कर रहे हैं एसेट्स और लायबिलिटी का और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो क्या करना है? Assets and liabilities of a firm must also be revalued at the time of change in profit sharing ratio of existing partner। मान लीजिए नया पार्टनर नहीं आ रहा है तो भी कोई इशू नहीं है। आपका जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है अगर वो लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज भी कर रहे हैं तब भी आपको अपना एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करना पड़ेगा।
The reason is that the realizable or actual value of assets and liabilities may be different from those shown in the balance sheet. रीजन ये हो सकता है कि जो आपका एक्चुअल एसेट्स और लाइबिलिटी है वो अलग हो सकता है बैलेंस शीट में नया कैलकुलेशन पे. It is possible that with the passage of time, some of the assets might have appreciated in value while the value of certain other assets might be decreased and no record has been made of such changes in the books of account. मान लीजिए आप 2010 से बिजनेस कर रहे हैं, 2015 में आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो इस 15 साल के दौरान आपका बहुत सारा ऐसा एसेट्स होगा जिसका वैल्यू बढ़ चुका होगा, बहुत सारा ऐसा एसेट्स होगा जिसका वैल्यू घट चुका होगा, और ज़रूरी नहीं है कि ये सारा कुछ आप लिखे ही हो. तो आज के डेट पे जब आप चेंजेस चाहते हैं आप इसको क्रॉस चेक करेंगे. Similarly, there may be some unrecorded assets and liabilities that may have to be accounted for. उसी तरह से मान लीजिए कोई ऐसा लाइबिलिटी है या ऐसा एसेट्स है जो आप नहीं लिखे हो, वो भी आपको लिखना पड़ेगा. Revaluation of assets and reassessment of liabilities becomes necessary because the change in the value of assets and liabilities belongs to the period to change in profit sharing ratio and hence must be shared in the partners in their old profit sharing ratio. तो जिस दिन आप अपना एसेट्स और लाइबिलिटी चेक कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब आप एक नया रेशियो बना रहे हैं. अब आगे जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी एसेट्स होगा, जितना भी लाइबिलिटी होगा, सब आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में, लॉस हुआ तो लॉस में बटेगा. तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी है. Revaluation of assets and reassessment of liabilities may be given effect in two different ways. ये दो तरह से इफेक्ट हो सकता है. क्या चीज का? एसेट्स का रीवैल्यूएशन और लाइबिलिटी का रीअसेसमेंट करने का. पहला, when revised values are to be recorded in the books. revised values मतलब नया वैल्यू आपको रिकॉर्ड करना है. when revised values are not to be recorded in the book, अगर आपको रिकॉर्ड नहीं करना है. पहला केस देखते हैं. When revised values are to be recorded in the books, अगर ये केस हो रहा है कि आपको जो नया वैल्यू है वो बुक में रिकॉर्ड करना है, तो in such a case revaluation of assets and reassessment of liabilities is done with the help of new account called revaluation account. जब आपको अपना revised value बुक में रिकॉर्ड करना है, तब आप जो अपना एसेट्स और लाइबिलिटी का वापस से कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे. Sometimes this account is called as profit and loss adjustment account. कभी कभी इसको हम लोग profit and loss adjustment account से भी बोलते हैं. If there is a loss due to revaluation, revaluation account is debited, and if the revaluation results in profit, the revaluation account is credited. अगर लॉस होगा तो revaluation account आपका डेबिट होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो revaluation account क्रेडिट होगा. अभी सम्स करेंगे, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. देखिए, पार्टनरशिप चैप्टर में बहुत बार आपको सम्स में बोलता है कि आपको जर्नल एंट्री पास करना है. तो चलिए डिफरेंट सिचुएशन में क्या क्या जर्नल एंट्री हो सकता है वो आप देखिए. द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर मेड फॉर दिस पर्पस. आर, इस पर्पस के लिए. क्या पर्पस? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए. पहला, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. जब आपका एसेट्स बढ़ेगा तो क्या होगा? एसेट्स बढ़ रहा है तो वो डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. एसेट्स बढ़ रहा है तो एसेट्स डेबिट. सेकंड में, इफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. एसेट्स घट रहा है तो जो कम होता है वो क्रेडिट टू एसेट्स. किसके वजह से? यहाँ पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के अगेंस्ट में कर रहे हैं. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. और जो एसेट्स है अगर उसका नाम दिया हुआ है तो आप उस एसेट्स का नाम यूज करेंगे. बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. थर्ड, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज. देखिए, एसेट्स में जब इंक्रीज होता था तो एसेट्स बढ़ता था, लाइबिलिटीज इंक्रीज होगा तो लाइबिलिटीज क्रेडिट होगा. तो जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो इसका उल्टा. तो इसी तरह से जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो लाइबिलिटीज डेबिट होगा. पहले इंक्रीज का देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट बीइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज. फोर, फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज. अगर लाइबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज होता है तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. पहले इस चार को समझिए. अगर एसेट्स प्लस हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अगर एसेट्स माइनस हो रहा है
तो हम लोग लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। अब लायबिलिटी में इसका उल्टा केस होता है। अगर लिएबिलिटीज बढ़ रहा है, आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो आप लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज अकाउंट। अगर आपका लायबिलिटी कम हो रहा है तो आप लिखोगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये तो 4 केस होगा। अब नेक्स्ट केस देखिए, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स। आप लिखे ही नहीं एसेट्स, तो ये भी आपका एसेट्स बढ़ रहा है क्योंकि आप लिखे नहीं थे, अब लिख रहे हैं। इसमें भी एसेट्स जो अनरिकॉर्डेड है वो डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो नहीं लिखे थे, इसकी वजह से लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो देखिए लायबिलिटी बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। आगे, फॉर ट्रांसफर ऑफ गेन ऑन रिवैल्यूएशन। अगर आपका रिवैल्यूएशन के समय गेन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं तो आप कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, अगर फिक्स मेथड के हिसाब से कर रहे हैं तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिखेंगे। अब देखिए, प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। फॉर ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यहां लॉस हो रहा है, यहां गेन, गेन मतलब प्रॉफिट, लॉस मतलब लॉस। Existing partners capital account or current account depending on fluctuating capital and fixed capital method which we are using debited to revaluation account. Loss on revaluation transferred to capital account in existing ratio. ये सारा old ratio पे होगा। अब देखिए, और when revaluation account shows gain, अगर revaluation में gain हो रहा है, एक ही बात है, revaluation account debit to partners capital account old profit sharing ratio में। Being profit on revaluation credited to partners capital account. B, above entry is reversed when revaluation shows a loss. पहले भी मैं बता चुका हूं, अगर लॉस होगा तो partners capital account डेबिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अभी हम लोग सम्स करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आप देखिए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। प्रोफॉर्मा ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज गिवन एज अंडर रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोफॉर्मा क्या है? ये डेबिट, ये क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। जब जब आपको मैं पहले बता चुका हूं, इफ योर वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेज, अगर ए माइनस हो रहा है मतलब एसेट्स माइनस हो रहा है तो डेबिट, वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीजेज, ए प्लस हो रहा है तो आपका ये क्रेडिट। अभी सम्स में हम ये बार बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। अगर लाइबिलिटीज बढ़ रहा है एल प्लस तो डेबिट, लाइबिलिटीज कम हो रहा है एल माइनस तो ये क्रेडिट। अब देखिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट। ठीक है, ये सारा लिखने के बाद आप बैलेंस करोगे। अगर गेन हुआ इस साइड आया तो गेन और इस साइड आया तो लॉस, बैलेंसिंग अमाउंट। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार अगर छोटे में देखें तो देखिए ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। एसेट्स माइनस हो रहा है इधर, एसेट्स प्लस हो रहा है इधर, लाइबिलिटी प्लस हो रहा है इधर, लाइबिलिटीज माइनस हो रहा है इधर। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, सिंपल। क्योंकि अनरिकॉर्डेड है तो मतलब एसेट्स बढ़ रहा है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है मतलब लाइबिलिटी बढ़ रहा है। तो ये था फॉर्मेट। अभी हम लोग बहुत सारे सम्स करेंगे, लाइन से सारा देखिए, सब क्लियर हो जाएगा।